मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश की सरकार में ये हुआ कि लैपटॉप सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को दिए जाएंगे, हिंदुओं को नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकार में एक भी किसी प्रदेश सरकार ने ऐसा एग्जाम्पल दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट आरिफ खान। आज मेरे साथ रामपुर की मशहूर हस्ती शिरीष गुप्ता हैं। वैसे तो ये तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और किन किन पदों पर हैं मैं इन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाऊँगा। और उसके साथ साथ आईए के चेयरमैन भी हैं यहाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी रामपुर ज़िले का प्रवक्ता हूँ और हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक यूपी वेस्ट का फीडबैक सेल होता है, तो उसका संयोजक हूँ। आईए का तो आप चल आईए का सेल आपकी सही है। जब हमने काम करना शुरू किया था तब पार्टी का कोई सिर्फ दो MP थे हमारे, और मीटिंग में बुलाते थे हम 20 को, तो आते थे 5। और अब वो ज़माना है कि बुलाओ 20 को तो बसते हैं 100। तो अच्छा है, पार्टी के लोग पूरी तरह, कोई ऐसी बात नहीं, और सब ठीक है। जी, पहला सवाल आपसे यही है हमारा कि इस वक्त जो मामला चल रहा है, हमने देखा जो तोड़ फोड़ का मामला है वो चाहे अतिक्रमण को लेकर के है, हमारे रामपुर में है, प्रदेश में है, दिल्ली में है और जगहों पर भी है। इसमें ये पार्टी की क्या रणनीति है, क्या है, इसको आप किस नजर से देखिए, ये पार्टी की रणनीति नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक कम से कम 100 गुना हो गया। एक ज़माने में मुझे याद है, मैं छोटा था तो रामपुर में 4 कारें थी। आज एक घर में 4 कारें, पूरे रामपुर ज़िले में 4 या 6 कारें थी। मुझे नाम रटे हुए थे उन लोगों के, इनके पास कारें हैं। सन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 75 के आसपास की बात है। 4-6 कारें थी। अब एक घर में 4-4, 6-6 कारें हैं, और कारें भी हैं बड़ी बड़ी। पहले फील्ड एम्बेसडर थी, कहीं लग जाए कोई बात नहीं, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ी है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे आप जा रहे होंगे शहरों में, अगर 5 मिनट को ट्रैफिक हो तो पूरी सड़क ट्रैफिक से भर जाती है। मतलब 5 मिनट अगर कोई ट्रैफिक होगा तो पूरी भर जाएगी सड़क। तो ट्रैफिक गया है बढ़। जनसंख्या पे आप आ जाइए। जनसंख्या किसी ज़माने में रामपुर की अगर 2 लाख होगी तो आज 17 लाख। रामपुर ज़िले में पहले कभी 1.5 लाख लोग रहते होंगे तो आज 5-6 लाख लोग रहते हैं। तो 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी सड़कें भी चाहिए लोगों को। अब सड़कों में लोगों ने क्या कर रखा है कि आपको भी पता है, पत्रकार हैं, दुकान थी 10 फुट की, उसके आगे पहले तो पर्दा टांगा, फिर टी शर्ट डाला, फिर चलो उस पर भी सबर नहीं हुआ, फिर उसके आगे सामान रखा, फिर उसके आगे कस्टमर ने अपनी साइकिल खड़ी की। यानी जो पटरी कस्टमर के लिए थी वो तो घेरी, उसके आगे की सड़क भी घेरी, और उसके आगे फिर कस्टमर भी खड़ा। और कस्टमर भी पहले आते थे पैदल वाले, अब आ रहे हैं हर कस्टमर कार से। तो मतलब मैं बताऊँ, आप उस बात से क्यों खुश हो रहे हैं कि देश में सड़कें ऐसी हैं कि दिल्ली में अब 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं? आप किसी पूछ रहे हो। आज अगर आप दिल्ली 2.5-3 घंटे में पहुँच जाते हैं 7 घंटे की जगह, तो आप खुश हैं। क्यों है? वो सड़कें चौड़ी हो गई, सड़कें 8 लेन, 6 लेन, 4 लेन हो गई, है ना। पहले सिंगल रोड बरेली जाते थे, सिंगल रोड थे, अब 8 लेन रोड, 6 लेन रोड हो गई। अब शहरों में भी तो यही होगा। एक बात और, किसी की ऑफिशियल जो सरकारी जगह उसकी है, यानी नाली से पीछे, वो किसी की नहीं छेड़ी गई। रेयरली कुछ केसेस में। अब कुछ लोगों ने क्या किया है रामपुर में, जैसे जिसकी जिक्र कर रहे हैं, मैं चलो रामपुरी की बात करता हूँ। एक किसी फैक्ट्री की या स्कूल की मान लो दीवार है, पहले उसके आगे ठेला लगाया, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर उसके टप्पर ताना, फिर उसकी साइडें खड़ी करी, फिर अंदर उसके दीवार खड़ी हो गई, फिर टीन पड़ गई, फिर लिंटर हो गया, फिर वो 60 लाख के रेट की हो गई। जगह किसी की नहीं थी, जगह सरकारी थी, सड़क की पट्टी थी। जहाँ मैं आपका समझ रहा हूँ, मेरा इशारा, वो किसी चीनी मिल की बिल्डिंग थी, किसी स्कूल की बाहर की दीवार थी। उसके बाद लोगों को पहले ये था, इतनी परेशानी नहीं थी, लोग खड़े हो गए, किसी ने कहा खड़े रहने, रोजी रोटी कमा लिया, मगर भैया जनता को परेशानी हो गई। तो ये खाली रामपुर में भी आप समझ रहे हैं, रामपुर में कोई नेता या कोई रामपुर में विशेष हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। क्योंकि जब सड़कें बड़ी हुई हैं, लोगों को आसानी हुई है, तो पहले नंबर सड़कों का आया, अब शहर के अंदर का नंबर है। लेकिन किसी की नाजायज़ जाति अगर होती तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लोकल कोर्ट से स्टे लोग ले आते हैं। स्टे नहीं मिले हैं, लोगों को नोटिस हुए हैं, 3-3 महीने का टाइम हुआ है, और इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई कार्रवाई प्रशासन के खिलाफ नहीं हो जाती। और
ये केस जो होता है ना, ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक होता है। कोई नेता नहीं चाहता उसके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें डिस्टर्बेंस हो, पब्लिक नाराज़ हो, है ना, कोई नहीं चाहता। ये प्रशासन को जन सुविधाओं के लिए करना होता है। मैं मानता हूँ 100 को अगर परेशानी हुई है रामपुर में, तो कम से कम 10,000 लोगों को उनकी मूवमेंट का फायदा। लेकिन सर जो बेरोजगार हो गए, क्या उनके लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि कोई किसी जगह उनको बसाया जाए? या पहली बात तो कुछ जगहों पे ये प्लान चल रहा है, वहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उन लोगों को जगह दी जाएगी। जो लोग ऑलरेडी थे वहाँ, जिनके पास रिकॉर्ड है, म्यूनसिपल बोर्ड के रसीदें थी, उनके लिए कोशिश हमारे पार्टी के नेतागणों ने की है। जिलाधिकारी प्रशासन से मीटिंग की है और उनको जगह देने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन देखिए, सबको जगह नहीं दी जा सकती। किसी के पास ऑफिशियल अलॉटमेंट था, उसकी जगह सरकारी जनहित में ले ली, तो उसके लिए तो है। लेकिन कोई, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले ठेला लगाया, फिर टीन डाली, फिर टप्पर डाला, कब्जा कर लिया, कागज़ एक भी नहीं है, किराया एक भी नहीं है, भाई उसके लिए तो अब ये एक खाली रोज़गार के नाम पे ये नहीं कहा जा सकता कि भाई शहर के पूरा कब्जा कर लो। आप अपने घर की दीवार से किसी को नहीं ठेला लगाने दो, तो मैं आपसे कहूँ। लेकिन सर, दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार के टाइम में सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी जब आपकी सरकार आई है तो फिर आपके ऊपर वही आरोप है कि आपने। ये गहरी बात है। कुछ राजनीतिक दल वक्ती तौर पे आते हैं, वो ये चाहते हैं एट एनी कॉस्ट और एनी हाउ हम सत्ता में आ गए, लोगों को पैसा बांटना पड़े, नगद बांटना पड़े, शराब बांटना पड़े, अवैध कब्जे कराने पड़े, अवैध लोगों को नागरिकता देना पड़े, किसी तरीके से भी हम सत्ता में आ गए। लेकिन जो पार्टी, देश के 2-3 प्रमुख दल होते हैं जिनको लंबे समय तक राजनीति करनी होती है, वो छोटे छोटे इंटरेस्ट में ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकते। उनके इंटरेस्ट बड़े होते हैं, उनके इंटरेस्ट वाइडर होते हैं। वो एक प्रदेश के लिए घोषणा नहीं कर सकते। छोटा दल एक प्रदेश को लेकर चलता है, जो वो उसी प्रदेश के लिए चाहे जो कर देता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे विपक्षी मुख्य प्रमुख दल, में न केवल भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखते हैं, जिनकी केंद्र में सरकारें रही हैं, वो लोग ये ऐसे घोषणाएं नहीं कर सकते कि भाई मतलब जो बहुत ही लोकप्रियता के लिए और चाहे देश का इकोनॉमी का कुछ हो, वो नहीं कर सकते। अब हो ये रहा है कि दिल्ली में भी आपको पता ही है कि जैसे बम्बई वाला हाल था, चाले जो बम्बई में थी, वो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलों के नीचे कहीं कोई खाली जगह पड़ी है, रेलवे के किनारे। जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने जनहित में जो कर रही हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक घोषणा भी की है 3-4 दिन पहले कि हम सबकी व्यवस्था भी कर रहे हैं और हम तरीके से व्यवस्था करके सबके लिए कुछ करेंगे। उनको भी सरकार चलानी है, दोबारा भी सत्ता में आने की कोशिश करनी है। व्यवस्था जरूर हो रही है, समय लगता है। सर, ये व्यवस्थाएं तो हो ही जाएंगी। ये बताइए कि उपराष्ट्रपति से आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? तो अच्छा खासे आपके आदमी थे। ये सब आप कहाँ से लाते हो? क्या बयान दिया उपराष्ट्रपति ने? क्या उस बयान के पीछे? उन्होंने ये कहा कि भाई मैं स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य कारण भी उनके जेन्युइन हैं, उनकी एज काफ़ी है। कुछ लोगों की एज ज़्यादा होती है लेकिन लगती नहीं है, उनकी एक्टिविटी बनी रहती है। ऐसे भी नेता हैं, कुछ लोगों की एज हो जाती है। कभी कभी आपके मन में आता है भाई अब हम 60 साल के 65 साल के हो गए, अब रिटायरमेंट लेंगे, घर बैठेंगे, बच्चों से काम कराएंगे। उनका मन करा होगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कर दिया उन्होंने। लेकिन इसमें कोई उपराष्ट्रपति को हटाने का पार्टी का कोई आप समझ रहे इंटेंशन या कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन सर, दिन भर जिस आदमी ने ऑफिस चलाया हो, रात में उसे अचानक इस्तीफा वो दे दे, तो कुछ शक तो जाता ही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को ये लगता है कि अचानक भी लगता है कभी कभी आदमी को कि भाई अब अच्छा, अगले उपराष्ट्रपति के लिए क्या रणनीति पार्टी की? रणनीति कुछ नहीं होती है। पार्टी की मीटिंग हो रही है, उसमें नाम आएंगे बेहतर से बेहतर। आप ये देखना कि जो नाम भी आएगा वो बहुत बेहतरीन होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मेरी नॉलेज में कुछ नाम हैं भी जो चल रहे हैं, लेकिन वो नाम बहुत काबिल लोग हैं और भारत के उपराष्ट्रपति ज़्यादातर बहुत काबिल। कब तक हो सकता है ये तो पहले, अभी तो उसका जो इलेक्शन का जो प्रोग्राम है उस हिसाब से होगा। नॉमिनेशन की डेट होगी, वापसी की डेट होगी, फिर होगा। लेकिन किसी भी एक हफ्ते के अंदर पार्टी मुझे लगता है कि अपना कैंडिडेट का नाम तय करेगी। वो तय तारीख पर नॉमिनेशन करेंगे
और अगर किसी ने नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस नाम पे नई इलेक्शन की नौबत है, लेकिन फिर भी अगर विपक्षी दल जो आजमाइश करना चाहेंगे तो करेंगे, चुनाव के जरिए हो जाएगा। ये लोकतंत्र में व्यवस्था है उस हिसाब से। श्री जी, भाजपा पसमानदा मुसलमानों को लेकर चली है और उसने बात भी कही है बीच में कि पसमानदा मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की क्या रणनीति इस वक्त चल रही है? देखिए, और सौगात मोदी से उन्हें मैं ये पसमानदा मुसलमान एक नाम है, मतलब पिछड़े, हाँ, यस, जिनको अवसर नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग थे पसमानदा क्या मतलब है, पूछने की कुछ चाहती है क्या? पसमानदा मुसलमान ऐसा मुसलमान जो प्रगति के दौड़ में पीछे रह गया, जिसको मौका नहीं मिला, कुछ लोगों ने उसके हकों को दबाया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसे मुसलमान नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी हर राष्ट्रवादी मुसलमान के साथ है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। 1000 बार मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कही थी कि एक भी नाम आप बताइए, रामपुर में ही बता दीजिए, देश में बता दीजिए कि मुसलमान बहुत अच्छा था, कोई इसके अंदर अपराधी नहीं था, कोई गलती नहीं थी, इसके साथ में जुल्म हुआ। मुझे लगता है नहीं निकाल पाएंगे आप। हो क्या रहा है कि एक परसेप्शन ये बनाया विपक्षी दलों ने, एक ज़माने से आपने देखा होगा कि बीजेपी आई तो मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा, देश से निकाल देंगे, लड़ाइयाँ होंगी, मारकाट हो जाएगी और इनके तमाम तरह की चीज़ें इनको करी गई। लेकिन अब तो 11 साल हो गए भाई साहब, अब तो हमारे चेहरे पे जो ये आप लोग विपक्षी दलों की जो एक झूठा आरोप हमारे ऊपर है, इसको आप समझोगे 11 साल में तो कुछ हुआ नहीं। 11 साल में मोदी जैसा आदमी जिसके बारे में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा डर था कि पता नहीं हुआ है, 11 साल में तो कुछ हुआ नहीं भाई, अब नहीं होगा। लेकिन पसमानदा मुसलमानों को जो अभियान है आपका, सौगात मोदी से क्यों अलग रखा गया? जी, क्यों अलग रखा गया? उनको बिल्कुल मुख्य धारा में लाया जा रहा है, बिल्कुल उनके लिए सब कार्यक्रम। अब सौगात मोदी से अलग कैसे कह रहे हैं आप? किस पॉइंट पे कह रहे हैं अलग कर दिया जाए? कुछ नहीं कह रहे। जो राइट आम मुसलमान को है, हिंदू को है, किसी भी जाति के आदमी को, मुसलमान को। नंबर 1, कोई भी सरकारी योजना, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की, इसमें कहीं लिखा है कि मुसलमानों को नहीं दी जाएगी? मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश की सरकार में ये हुआ कि लैपटॉप सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को दिए जाएंगे, हिंदुओं को नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकार में एक भी किसी प्रदेश सरकार ने ऐसा एग्जाम्पल दिया है? जो मकान, जो राशन कार्ड, जो फ्री अनाज, जो नल, जो पानी, जो बिजली फ्री, जो भी स्कीम है गैस की, सब मुसलमान बराबर के हकदार हैं। रामपुर में परसेंटेज मुसलमानों की ज़्यादा है, उनकी हर सूची में संख्या भी ज़्यादा होती है। कुछ लोग कहते भी हैं कि यार हमारे कुछ जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो कभी कभी जो नी चीज़ों को समझते हैं वो कहते भी हैं कि भाई हमारी सरकार आई, हमें तो मकान मिला नहीं, मकान तुम्हारे पड़ोस के फलां मुस्लिम हैं उनको मिल गया। अरे भाई, पार्टी का ऐसा है, देखिए राष्ट्रीय राजनीति में है हम, कोई प्रदेश की या किसी ज़िले की राजनीति में नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में बहुत जिम्मेदारी होती है, इतनी जिम्मेदारी होती है कि एक काम भी आप किसी पूरे देश में करते हैं ना तो वो पूरे देश में नज़ीर बन जाता है। प्रधानमंत्री नेता के मुँह से एक भी निकली हुई बात पकड़ी जाती है। आप भले ही देखिए, आपको एग्जाम्पल दूँगा, एक एग्जाम्पल आया कि भाई मतलब एक तरह से ये है कि कोई भी हमारा नेता, देखिए कुछ नेता बातचीत की शैली से होते हैं ऐसे जिनकी बातें लोगों को नागवार गुजरती हैं, हम भी उस चीज़ को मानते हैं, राजनीति के लिए करते हैं ऐसा लोग टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के लिए ऐसी बातें करते हैं, पार्टी में एकदम नाम बड़े इसलिए करते हैं। लेकिन पार्टी समझती है, पार्टी आज की डेट में कोई बीजेपी का नेता गड़बड़ बोल नहीं सकता, बोलता है तो जो हमारा हाईकमान है एक्शन कर देती है, चुपचाप साइलेंट। बड़े बड़े नेताओं को घर बिठा दिया। आपकी मित्र पार्टी है अपना दल, उनके एमएलए हैं शफीक अंसारी, यहाँ स्वागत करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया कि जैसे यहाँ की दुकानें तोड़ करिए, ज़्यादा नहीं माना गया तो मैं इस्तीफा दूँगा। आपके किसी विधायक ने तो कुछ कहा नहीं था? ये तो आपके लिए एक मेरे हिसाब से ये तो एक, देखिए वो शफीक अंसारी साहब अपनी जनता के लिए लड़ना उनका था। ये नेता का जिम्मेदारी है कि वो जनता के जो उसको वोट देती है उसके अधिकारी के लिए सामने आए, या उनके कौम के लोग ज़्यादा हैं इसलिए उन्होंने मैं ये बात नहीं कहूँगा। मैं कभी भी आपने
मेरे इतना इंटरव्यू दिए हैं, मैं ज़्यादा कौम के बिरादरी को मुस्लिम हिंदू को जाता नहीं, बहुत इशारे से अपनी बात करता हूँ। मैं व्यक्तिगत बता दूँ, मेरा ताल्लुक हर कौम में, हर बिरादरी में खूब है, ज़्यादा है, जाना आना भी खूब है मेरा। ऐसा है, शफीक साहब ने अपना काम किया, लेकिन अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है, प्रशासन ने कोई निर्णय लिया है, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। वो बीजेपी के एलायंस पार्टी के नेता हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि जहाँ से विधायक समाजवादी का है, बसपा का है, MIM का है, वहाँ ये कार्रवाई हो रही है, बीजेपी वाले शहर में हो रही है, तब तो हम आपकी बात को समझें। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी के जहाँ पे विधायक है या उसके एलायंस के विधायक हैं, वहाँ भी वही एक्शन है सब। अच्छा, हमारे जो विधायक हैं, अब आपने उनको कहा कि वो नहीं सामने आए, जनरली आपको ये देखने को मिलेगा, अधिकांश 70-80% कि हमारे विधायक जनरली इस तरह के कामों में प्रशासन के काम में दखल नहीं देते हैं। अब हमारा विधायक ज्वाला नगर में रहता है, ठीक, ज्वाला नगर में रोड पुलिस को करता है, उसका वोट बैंक है, लेकिन कार्रवाई वहाँ भी हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है। इलेक्शन तो उसको भी लड़ना है, बड़ा भी लड़ना है, लेकिन जनता को भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है। जैसे आज मैं बताऊँगा आपको, जितनी खिलाफत मुसलमानों में मोदी के पहले साल थी, उतनी दूसरे साल नहीं थी, उतनी चौथे साल नहीं थी, अगले टर्म में उससे भी कम हुई, इस टर्म में उससे भी कम हुई। आपने खुद ही कहा कि पिछले चुनाव में मुसलमानों का वोट मिला, तभी घनश्याम लोधी जीते, तभी आकाश सक्सेना, आपने कहा है ना, वोट मिला, आप ही मान रहे हैं ना, मुसलमान पत्रकार भी हैं। आप धीरे धीरे जनता पकड़ रही है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, हर जिम्मेदार पढ़े लिखे और दीन को मानने वाले, जो कानून को मानने वाले मुसलमान, बीजेपी उनका पूरा सम्मान करती है। आप किसी बीजेपी नेता के यहाँ जाओगे इंटरव्यू करने, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। कोई आपको ये लगे कि उसको तो ये पिलाया, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सब राजनीतिक चर्चाएं चलती हैं इसमें। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पार्टी ने बहुत तरक्की की है, वो जनाधार अपना बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि 200 लाख करोड़ की केंद्र सरकार की रफ्तार है, 200 लाख करोड़ की केंद्र सरकार की रफ्तार है आज की नहीं, तो आप गूगल करके नहीं बात। तो ये इतना बड़ा जो पर्दा है हमारी केंद्र सरकार के ऊपर, तो कल भी आपको मिल जाएगा, पर्दा कैसे? एक ज़माने में जब मैंने कारोबार शुरू किया था तो 10,000 रुपये का लोन लिया था, 10,000 रुपये का, उसी में कारोबार चल रहा था। मेरा सवाल थोड़ा अधूरा रह गया, जिस समय 2014 में ये कर्जा 65 लाख करोड़ का था। कर्जा डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, कर्जा कोई फ्रिज और टीवी खरीदने के लिए नहीं लिया जाता है। कर्जे से सड़क बनती है, कर्जे से अस्पताल बनते हैं, कर्जे से फैक्ट्री लगती हैं, कर्जे से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होते हैं, वो बाद में कमाई का साधन बनते हैं। कोई आम आदमी बिजनेस करता है, 10,000 का कर्जा लेता है, 10 लाख का कर्जा लेता है, तो इसलिए लेता है कि इससे मैं 2 लाख रुपये साल कमाऊंगा और बैंक का वापस करूंगा। बैंकों का NPA बहुत आधे से भी कम रह गया, जो 11-12% था 4-5% रह गया, यानी कि लोन अदा हो रहा है। मतलब इस कर्जे से कोई खतरा नहीं है? नहीं होता है भाई, डेवलप। मेरी बात सुनो, आप कर्जे से डेवलपमेंट किया है। अगर रामपुर विकास प्राधिकरण कोई कॉलोनी काटेगा और उसमें 200 करोड़ का कर्जा लिया, सपोज मान लो, मैं आपको रामपुर का किस्सा सुना रहा हूँ, तो वो उससे 250 करोड़ वापस लेंगे जनता से, उसकी ज़मीनें बेचेंगे डेवलप करके, बैंक का 200 करोड़ वापस करेंगे, 50 करोड़ शहर में फिर बचेगा। अब बात आ गई संख्या की, कि पहले भाई मान लो आपने कहा 100 करोड़ था, 2 लाख करोड़ हो गया, पहले 1 लाख करोड़ था। भाई चीज़ों का रेट कहाँ पहुँच गए? जो सड़क पहले किसी ज़माने में, भाई मैं बच्चा हूँ, अगर मान लो कोई 1 लाख की पड़ती होगी, पड़ी 20 लाख की रही है। जो सोना 3,000 रुपये था सन 70-75 में, वो 1 लाख रुपये है भाई। हर चीज़ का रेट है। कार 19,000 रुपये की एम्बेसडर कार मिलती थी, अब 50,000 का इंश्योरेंस होता है। पहले कर्जा कार, एक मान लो मैं 2 लाख की कार खरीद रहा हूँ, तो 1 ही लाख रुपए का कर्जा तो लेता था, मैं 1 लाख को डालता था। अब मैं कार ही 15-20 लाख रुपए की ले रहा हूँ, 20 लाख की कार में 5 लाख मैंने डाले, कर्जा 15 लाख का ले रहा हूँ। समय के हिसाब से सारा डाटा बदल जाता है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर 2 उप मुख्यमंत्री क्यों बैठा दिए? बड़ा प्रदेश है,
बड़ा तो वो क्या कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे भी अलग अलग जैसे मंत्रियों के मंत्रालय होते हैं, काम तो वैसे भी किया जा सकता है। देखिए ये उत्तर प्रदेश कायदे में कम से कम 5 स्टेटों के बराबर स्टेट है। जी जी इसीलिए 80-80, 100-100 सीटों की स्टेट में है, हमारे यहाँ 400 की सीट है। समझ रहे हैं आप? मतलब इन दो मुख्यमंत्रियों का क्या विशेष योगदान है ये बताइए। एरिया बांट रखे हैं कि किसी ने कहा भाई तुम पूर्वांचल का देखो पूरा काम, एक मुख्यमंत्री से कहा भाई तुम्हें इतना बड़ा प्रदेश है, मुख्यमंत्री सारा काम नहीं कर सकता, सारी जगह मुख्यमंत्री जा नहीं सकता। पहले तो सर एक ही करता था हमेशा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि वैसे तो काम की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। आप ये भी जो देखो कि पहले मंत्री इतना काम करते थे जितना आप कर रहे हैं, उसकी भाषा सुनिए आप। जी संसद में क्या कहा कि प्रधानमंत्री भाग रहा होगा, पीछे लोग पत्थर मार रहे, ये बयान। आप ये देखो कि किस स्तर पर राजनीति। अच्छा एक मेरी व्यक्तिगत अभी 3-4 दिन से मैं सोच रहा था, पोस्ट डालने की भी सोच रहा था। जितना फीडबैक कितना फॉलोअप इस वक्त है, एक ज़माना था जिलाधिकारी साहब 4 घंटे काम करते थे, 6 घंटे बस। दोपहर को कोई गया, उन्होंने कहा सो रहे हैं साहब, शाम को 6 बजे उठेंगे। पता है आपको आज जिलाधिकारी रात के 2 बजे भी काम करता मिलेगा। उस दिन एसपी साहब एक मीटिंग में बैठे थे हमारे, पता है वो क्या कह रहे थे कि रात 2 बजे फ़ोन आया कि साहब हाईवे जाम है भाई। उन्होंने फ़ोन उठाया। कभी व्हाट्सएप ग्रुप देखा है डीएम का? पब्लिक में कह रहा था मेरे घर के आके कूड़ा पड़ा है तो कलेक्टर जवाब दे रहे हैं। रात के 1:30 बजे ऑनलाइन पोस्ट डाल रहे हैं कलेक्टर साहब। आमतौर पर लोगों का विचार ऐसा है कि ये जो दो मुख्यमंत्री आपने रखे हैं ये चुनाव जाति समीकरण साजिश के लिए साथ रखे हैं। राजनीतिक बयानबाजी होती है, लोग अपने हिसाब से करते हैं। आजकल देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या डांटा है। आप ये देखो कि जो राहुल गांधी विपक्षी दल के नेता हैं, भारत जैसे देश के, इतने बड़े देश के नेता हैं, और उन्होंने कितना खराब बयान दिया। कल रात टीवी में देख रहा था, 4 बयान, एक बयान में कहा कि 4000 किलोमीटर जगह चाइना ने दबा ली, एक में कहा 2000 दबा ली, एक में कहा 32,000 किलोमीटर दबा ली। अरे अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत है? सबूत है? आप विपक्षी दल, शर्म की बात है। ना मानो बेशर्मी बोल लो तो कोई जवाब नहीं है। 5 बार ये आदमी माफ़ी मांग चुका है सुप्रीम कोर्ट में, 5 बार माफ़ी मांग चुका है ये विपक्षी दल का नेता। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के देश में इतना हल्के स्तर का विपक्षी का नेता इन लोगों को बनाते हैं जो इतने चुनाव हार चुका है, जिसका कोई जनाधार नहीं। ये जो बिल्कुल अनर्गल बयानबाजी है ना, इसका ना कोई सिर है ना पैर। वो नेता बयान लेके छूट जाता है ना, कि जैसे पहले का आरक्षण खत्म कर रही है पार्टी, नहीं कर रही थी, ना किया। या अब कह रहे हैं कि चुनाव चोरी का, वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग सारे जवाब दे रहा है, फिर भी कह रहे हैं। इस पे ना जब तक 2-4 नेता जेल में नहीं जाएंगे ना 4-5 साल के लिए, किसी पार्टी के भी हो, मतलब पब्लिक को कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। लेकिन सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको क्या कोर्ट सिखाएगा कि आपको कैसे काम करना है? दुर्भाग्य है, देश का सिखाना पड़ रहा है। क्यों आपको नहीं लग रहा है कि ज्ञान गलत है कि चाइना ने अपने आप ही 4 तरह के बयान दे रहे हो, 1000, 32,000, 4000, 2000। खुद ही रात आज तक चैनल पे 4 बयान सुनवाए लगातार अंजना उनकर। वो पूछा कांग्रेस के वक्ता से, भाई इनमें से कौन सा सही है ये तो बता दो। तुम्हारे नेता ने 4 बयान दिए और जबकि उसमें 2 लोकसभा में। और एक बात और मेरे मन में है, अब कभी रखेंगे पार्टी में आएगी, नेताओं का छूट है कि लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के अंदर कुछ भी कहो, कोई मुकदमा नहीं है। वो उस जमाने में होता होगा जब पब्लिक नहीं दिखती है। पब्लिक दिख रही है आपकी कार्यवाही, पब्लिक सुन रही है आपकी कार्यवाही, पढ़े लिखे बच्चे सुन रहे हैं आपकी कार्यवाही। पहले तो देखने को नहीं मिलती थी, जिनका पास बन गया वो कुछ शहर में 2-4 लोग देख रहे, तो कोई भी देख रहा है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। इस कदर घटिया बयान जिनका कोई सिर होना पैर हो। बताइए कितना घटिया बयान दिया हमारे इतने बड़े पी चिदम्बरम साहब नेताजी हैं कि पाकिस्तान का हाथ नहीं लगता। वो तमाम आतंकवादी जो मरे हैं उनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड, पाकिस्तानी चॉकलेट, पाकिस्तानी हथियार, अमेरिकन हथियार सब। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में कुछ कहिए, वो भी तो क्या क्या कहते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अब से नहीं, वो तो हमारी पैदाइश से पहले से कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? वो तो आपके भाजपा में रहे। मैंने आपसे क्या कहा
मैं किसी एक पार्टी के नेता का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं हर बार आपसे लगातार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं और पार्टी में भी हैं। ये अलग बात है कि कुछ संख्या उन पार्टियों में ज़्यादा है, हमारे में कम है। लेकिन एक बात और है, सुब्रमण्यम स्वामी ने काफ़ी बड़े बड़े काम भी किए हैं और काफ़ी बड़े वकील भी रहे हैं। और मैं तो ये आप राहुल की भाषा जैसे अभी कह रहे थे, तो उनकी भाषा में भी कहीं गौर किया क्या? वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? इतनी ऐसी खराब भाषा कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तेमाल नहीं की, कभी नहीं। इस तरह की नहीं कि पत्थर फेंके जाएंगे, चोर है, डकैत है, ये कर दिया, ये चीज़ें कभी नहीं कही सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए, आपको इसलिए हम इसमें के सवाल करते हैं कि आप जो है बड़े बेबाक उनके जवाब देते हैं। चलिए वापस आते हैं, अपने शहर पे आते हैं। अब देखिए, हमारे जब से आपकी सरकार है, पार्टी है, सब कुछ है यहाँ पर, हमारे शहर में अभी बहुत सी मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे कि बहुत से ऑफिसों में बिना रिश्वत के लोगों के काम नहीं होते, अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, आज तक कभी डॉक्टरों की। जबकि CMO से कहते हैं, वो कहते हैं हम शासन को लिखते हैं यहाँ से, लेकिन हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है कि हम तो कोई अपनी कार्रवाई करते, लेकिन वो यहाँ से नहीं भेजते। तो रामपुर वालों के साथ में ऐसा शुरू क्यों हो रहा है? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? देखिए, पहले अस्पताल पे आते हैं। अभी 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी रामपुर आए थे। एयरपोर्ट पे हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। एज ए IAA चेयरमैन मेरा को भी उसमें बैठने का मौका मिला था। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये सवाल उठाया कि रामपुर छोटा शहर है, तो मुरादाबाद बरेली में तो प्राइवेट भी साधन है, रामपुर में प्राइवेट साधन नहीं। आप रामपुर में हम यही मांगते हैं। पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में भी मेरी बात हुई, 2 बार बात हुई एक दिन में। जब मैंने एयरपोर्ट पर सवाल किया तो उस टाइम रश कम था, लेकिन जो हमारी एक अलग मीटिंग पुलिस लाइन, उसने जवाब भी दिया मेरे सवाल का। बोले आपका ये जो प्रश्न है ना, ये मेरे तक आया है, एयरपोर्ट पे भी आपने रखा था। उन्होंने कहा, मुझे अखबार में छापा था जी, मेरे इस कन्वर्सेशन को अखबार ने भी छापा। डॉक्टर रहा रामपुर में कम है, हमारे संज्ञान में है। और हमें हमारे जो इसके मंत्री हैं, उन्होंने पहले भी उनको ये चीज़ कही है। डॉक्टर हम भेज रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मतलब डॉक्टरों की स्टेट में सरकारी नौकरी में कमी है। डॉक्टरों को हम रख रहे हैं, पैसा भी बहुत दे रहे हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं, सरकारी नौकरी में नहीं। डॉक्टरों की कमी है, लेकिन हम जल्दी इसको पूरा करें। लेकिन अब रामपुर में मैं आपको बता दूं कि हमारे विधायक लगे हुए हैं और ऐसे समाचार हैं कि जल्दी रामपुर में एक बड़ा मेडिकल का एक बन भी रहा है, एक तो बन ही रहा है ट्रामा सेंटर, और भी एक हॉस्पिटल का प्लान चल रहा है। और रामपुर के अस्पताल में सारी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने के लिए उसके लिए कोई बजट भी आने वाला है। सुविधाएं तो बड़ी हैं, बड़ी और भी आने, डायलिसिस की मशीनें हो गई और भी चीज़ें हो गई, बढ़ भी रही हैं और बढ़ जाएंगी। लेकिन डॉक्टरों में जैसे कि हार्ट का नहीं है, न्यूरो नहीं है, कोई उसका स्किन का नहीं है, और बहुत ऐसे जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका सब लिख के जा चुका है। लेकिन इसका आपकी बात सही है, हम और एक आध दिन में इस पर बात करके पार्टी में कोशिश करेंगे कि जल्दी ही रामपुर में इस दिशा में काम हो जाए। कुछ हमारी प्राइवेट लोगों से भी बात चल रही है कि वो PPP मॉडल पे हॉस्पिटल खोलने के लिए आ रहे हैं, सरकार कम रेट पर जगह देने के लिए तैयार है। तो PPP मॉडल पर तो जनता का नुकसान होगा ना, उसमें तो कोई फ़ायदा होगा नहीं ना। हर चीज़ के रेट लिए जाएंगे, उसके अंदर कम रेट होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है। अभी तो हर चीज़ जैसे फ्री है अस्पताल के अंदर, 1 रुपये के पर्चे पे वो CT स्कैन भी करा लेता है, अल्ट्रासाउंड भी करा लेता है, ECG भी हो जाता है। अगर PPP मॉडल पर कराएंगे तो उसको 1000 रुपये CT स्कैन के देना पड़ेंगे। देखिए, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया है कि अब जो ये 5 लाख पूरा सरकारी होना चाहिए ना, तो ये हम अलग से प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट भी खुल जाए और सरकारी भी चले। ये मैं आपसे दोनों बातें अलग अलग कर रहा हूँ। प्राइवेट की हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्री के लोग, कुछ नेता लोग मिलकर कुछ बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट भी प्लान करें, और सरकारी की सरकार कोशिश करेगी। सरकार के स्पीड सरकार के तरीके की होती है, प्राइवेट की स्पीड ज़्यादा होती है। कुछ लोग प्राइवेट में ही इलाज कराना पसंद करते हैं, सरकारी होने के बाद भी प्राइवेट में जाते हैं, जिनके पास पैसे सुविधा का लाभ लेना चाहिए। एक बात और है, अगर रश कट जाएगा, कुछ प्राइवेट में चला जाएगा, तो सरकारी अस्पताल में पूरी गुंजाइश बचेगी, काम लोगों को मिल जाएगा। दूसरे, ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना चली है, जो 5 लाख रुपए तक का इलाज, आयुष्मान वाली की योजना, इसमें आप किसी भी शहर में इलाज कराएंगे, आपका बिल लगेगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। एक बुजुर्गों के लिए कितनी बढ़िया स्कीम है। अब 60 साल के ऊपर किसी भी आय वर्ग का, चाहे वो करोड़पति बुजुर्ग है, पहले वो 65 थी, अब शायद 60 हो गई, अपना जाए 5 लाख का इलाज कराया है, अपना वो कार्ड जाके दिया है, कार्ड घर बैठे ऑनलाइन बन गया है, घर बैठे बन गया, जाना भी नहीं पड़ेगा।
बना। आपको याद होगा मेरे पिछले इंटरव्यू में आपसे एक बात कही थी कि यहाँ पे कोई MRI की मशीन नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छा ICU नहीं है। MRI की मशीन के लिए लिखा हुआ है हॉस्पिटल में, आप चल रही है MRI की मशीन आने की जरूरी है। आज ही बल्कि हमारी पार्टी की मीटिंग थी, उसमें विधायक जी ने ये तो कहा है कि रामपुर के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री जी 2 या 3 दिन के अंदर करने वाले हैं। उसमें हो सकता है कुछ फंड हो सकता है, क्योंकि तो नहीं पता मुख्यमंत्री की घोषणा तो होने के बाद पता चलती, लेकिन एक उन्होंने बताया कि 200 करोड़ की योजना रामपुर के लिए 200 करोड़ रुपये घोषित होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे साथ शिरीष गुप्ता जी थे। आपने सुना कि मेरे विभाग सवालों को उन्होंने विभाग जवाब दिए। यही इनकी खूबी है और यही खासियत है, इसलिए मुझे भी इनका इंटरव्यू करने में बहुत मज़ा आता है। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।